सारे आप लोग ठीक ठाक हो। तो स्टूडेंट्स, आज हम मूव करने जा रहे हैं हमारे लेक्चर नंबर 3 पे, विच इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आज हम जो डिस्कवरी पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, और ये डिस्कवरी है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने की? ही वॉज जेम्स चैडविक हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन विद इन एटम, और ये भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये बाद में सब कुछ पता चला था। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री रिवाइज करवा दूं। हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन था उसको डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। अब जे थॉमसन ही का स्टूडेंट था रदरफोर्ड, उसने 1919 में प्रोटॉन को डिस्कवर किया था इन दी डिस्चार्ज ट्यूब। और इसी रदरफोर्ड के पर्सनल सेक्रेटरी और स्टूडेंट सर जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया विद इन एटम। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, रदरफोर्ड ने ही प्रिडिक्ट किया था कि एटम के अंदर एक तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल भी होता है, होना चाहिए। ही प्रिडिक्टेड दैट देयर मस्ट बी थर्ड पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ओके, उसको कैसे ख्याल आ गया कि तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल भी न्यूक्लियस के अंदर होना चाहिए या एटम के अंदर होना चाहिए? तो वजह ये थी कि चूंकि दो पार्टिकल्स उस वक्त तक डिस्कवर हो चुके थे एटम के अंदर, जिनको हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नाम से जानते थे। अगर हम इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन के मास को सम करते हैं तो वो एटॉमिक मास के बराबर नहीं आता था, एटॉमिक मास। अब देखिए ना, हर एटम का कोई मास होता है, ठीक है, जिसको हम मास स्पेक्ट्रोमीटर से मॉडर्न रिसर्च में फाइंड करते हैं। तो जब एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का फाइंड किया जाता था और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को सम करके देखा जाता था, तो ये दोनों का सम, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सम, दोनों के मासेस का सम एक्चुअल एटॉमिक मास के बराबर नहीं आता था। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने ये सोचा कि फिर एटम के अंदर एक तीसरा पार्टिकल भी होगा जिसका मास तकरीबन प्रोटॉन ही के मास के बराबर होगा। तो अगर उनको सम करेंगे तो वो एटॉमिक मास के बराबर आएगा। तो ये टास्क उसने अपने स्टूडेंट्स को दिया। उसमें से जो जेम्स चैडविक था वो इसको कामयाबी से जो है ना उसने परफॉर्म किया, और 1932 में उसने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया कि एक तीसरा पार्टिकल है एटम के अंदर, और उसको नाम उसने दिया था न्यूट्रॉन का, क्योंकि ये वाला पार्टिकल चार्ज नहीं था, ना इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज था ना इस पे नेगेटिव। क्योंकि पिछले दोनों लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और हमने ये भी देखा था जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के मास के मुकाबले में ना होने के बराबर है। लेकिन जब न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ तो इसका मास तकरीबन बराबर आया प्रोटॉन ही के मास के। तो 1935 में इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि जे थॉमसन, उसका स्टूडेंट रदरफोर्ड और फिर उसका स्टूडेंट आगे जेम्स चैडविक, तीनों ही नोबेल प्राइज़ विनर हैं, ठीक है। और तीनों ने ही तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है वो एटम के अंदर फाइंड किए थे। तो अब हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट किस तरह से था, किस तरह से न्यूट्रॉन जो था वो उसने फाइंड किया एटम के अंदर। देखिए, यहाँ पे एक सोर्स है प्लोनियम। प्लोनियम एक ऐसी एलिमेंट है, ऐसी एक सब्सटेंस है जो रेडियो एक्टिव है, यानी इसमें से ताबकारी होती है। प्लोनियम, दिस इज प्लोनियम। अब इसमें से रेडिएशन खारिज हो रही है हर जगह। लेकिन उसने जेम्स चैडविक ने किया क्या, यहाँ पे इसके ऊपर, प्लोनियम के ऊपर, क्योंकि प्लोनियम से रेडियो एक्टिव रेज निकल रही हैं हर तरफ, तो उसने इसको लेड के ब्लॉक के अंदर फिक्स कर लिया। और यहाँ पे एक पिन होल रखा उसने, बिल्कुल छोटा सा पिन होल। इस पिन होल से अल्फा रेज निकली, और अल्फा, ये सारी जो रेज यहाँ से निकल रही हैं, दीज आर अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई। वैसे इन पे ये पॉजिटिव होते हैं, इन पे +2 चार्ज होता है, ओके। तो हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं अल्फा पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स जब बेरिलियम पे बम्बार्ड हुए, बेरिलियम टारगेट यहाँ पे थी, बेरिलियम एक मेटल है, इसके ऊपर जब ये बम्बार्ड हुए अल्फा पार्टिकल्स, तो उसने देखा यहाँ से कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो एक्सपेल हुए हैं। और ये पार्टिकल्स जो यहाँ से एक्सपेल हुए हैं बेरिलियम टारगेट के अंदर से, ये उसने जाके ऑब्जर्व किए गैल्वेनोमीटर के ऊपर, ठीक है। वैसे इसकी एक्सपेरिमेंट की अगर डिटेल में जाया जाए तो और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन स्टूडेंट्स आप यहाँ पे सिर्फ यही सीखो कि जो अल्फा पार्टिकल्स जब बम्बार्ड हुए जाके बेरिलियम के ऊपर, तो बेरिलियम से कुछ पार्टिकल्स आगे
मूव किए, एक्सपेल हुए, तो उसने उन पार्टिकल्स को गैल्वेनोमीटर पे ऑब्जर्व किया। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो आपको करंट की वैल्यू का पता बताता है। मतलब अगर कोई चीज़ चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है इसमें डिफ्लेक्शन शो होती है। लेकिन उसने देखा कि जब ये पार्टिकल्स जाके गैल्वेनोमीटर से टकराए या गैल्वेनोमीटर उसने यूज़ किया इन पार्टिकल्स के लिए, तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हुई, जो इस बात का कंफर्म सबूत है कि ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये ना तो इलेक्ट्रॉन है ना ही प्रोटॉन है, ये कोई और तरह के पार्टिकल्स हैं। चूंकि इन पे कोई चार्ज नहीं है, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है इनकी वजह से, दैट इज़ वाई जेम्स चैडविक नेम देम न्यूट्रॉन्स। और इस तरह से एक तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल जो था वो एटम के अंदर डिस्कवर हुआ। तो देख लेते हैं इसकी इक्वेशन क्या होगी। देखें, हमारे पास बेरिलियम टारगेट एलिमेंट है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और एटॉमिक मास 9 होता है, ठीक है। इसके ऊपर बम्बार्ड हो रहे हैं जाके अल्फा पार्टिकल्स, हीलियम 2-4, ऑलराइट। तो जब ये हीलियम बेरिलियम पे जाके बम्बार्ड होते हैं पार्टिकल्स, तो इससे आपके पास ये वाला एलिमेंट कार्बन में चेंज हो जाता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 2 + 4 = 6, 2 ये 2 + 4, ये नीचे एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है। तो 2 + 4 एटॉमिक नंबर 6 बना, और ये कार्बन का होता है। 9 + 4 तो ये वैसे तो 13 बनता है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन एलिमेंट बना वो 12 वाला आइसोटोप बना। तो एक जो हमारे पास यहाँ पे सब्सटेंस या कोई पार्टिकल बचा है वो न्यूट्रॉन है, जिसका चार्ज कोई नहीं है। देखें, इलेक्ट्रॉन पे ना नेगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज यहाँ लिखा जाता है, इसका मास 0 कंसीडर किया जाता है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और इसका मास 1 कंसीडर किया जाता है। अब न्यूट्रॉन का मास तो 1 कंसीडर किया जा रहा है, यानी प्रोटॉन के मास के बराबर, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, यू कैन चेक, 0 चार्ज, लेकिन प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है। तो ये वाला जो पार्टिकल है यहाँ पे ये कहलाएगा क्या भला, न्यूट्रॉन। तो इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। और इंटरेस्टिंगली ये तीनों ही एक दूसरे के उस्ताद और शागिर्द थे। मतलब जे थॉमसन के शागिर्द रदरफोर्ड थे और रदरफोर्ड के शागिर्द जो थे वो सर जेम्स चैडविक थे। तो आइए हम आगे मूव करते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास न्यूट्रॉन्स की, ये भी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। ये अगर पेपर में लॉन्ग में आता है तो फिर आपने एक्सपेरिमेंट की डिटेल भी लिखनी है, बताना है कैसे डिस्कवर हुआ, डायग्राम भी बनानी है, और आपने फिर प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताना है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर सपोज करो ये लॉन्ग में नहीं आता, शॉर्ट में देता है, तो आपसे पूछ सकता है कि न्यूट्रॉन डिके कैसे होता है। तो देखो, जब न्यूट्रॉन डिके होता है ना, तो इससे बनता है एक प्रोटॉन +1, और प्रोटॉन का मास भी 1, अभी मैं आपको बता के हूँ। साथ में बनता है एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास 0, चार्ज -1, और साथ में एक नया पार्टिकल भी डिस्कवर होता है यहाँ पे, न्यूट्रिनो। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिनो, ओके। ये तीसरा पार्टिकल जो इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया है, बल्कि चौथा इसको कहना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रॉन है, फिर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रिनो। इसको एक और साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ये बाद में डिस्कवर हुआ था, लेकिन अब हमें पता है कि न्यूट्रॉन जब डिके होता है तो उससे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की छोटी बहन न्यूट्रिनो बन जाती है, ओके। तो ये हमारे पास थी डिके ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब हम आगे मूव करते हैं। हमारे पास देखिए, इसमें मैं सारी डिटेल में बताऊंगा जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके होता है तो होता क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है उसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये प्रोटॉन की तादाद के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर होता है जी, दिस इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर, ओके। और एक हमारे पास होता है ए, इसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर के सम के बराबर होता है, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ओके। तो ये आपने याद रखना है। तो अब आप देखें फास्ट न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। फास्ट न्यूट्रॉन्स वो न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनकी एनर्जी मिनिमम जो होती है वो 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम से कम इनकी एनर्जी जो होती है अराउंड अबाउट 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और 1 मेगा जो होता है, 1 मेगा, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁶, ठीक है। 1 मेगा इज इक्वल टू 10⁻⁶, ये एक प्रीफिक्स है मेगा। तो फास्ट न्यूट्रॉन वो न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन तक होती है। तो इन न्यूट्रॉन को यूज़ कहाँ पे किया जाता है, ये साथ ही आप यूज़ भी कर लें इसका। तो न्यूट्रॉन्स को एज ए प्रोजेक्टाइल यूज़ किया जाता है। जैसे सपोज करो हम कहते हैं फिशन करवाने के लिए, फिशन न्यूक्लियर बॉम्ब जो होता है उसमें ये फास्ट न्यूट्रॉन्स यूज़ होते हैं, जो चेन रिएक्शन के थ्रू एक
बॉम्ब बना देते हैं, मतलब एक पूरा धमाका हो जाता है उससे, ठीक है, चेन रिएक्शन बन जाता है। तो ये नॉर्मली इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है इस लिहाज से क्योंकि ये ज़्यादा एक्सप्लोसिव हैं, ओके, इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम बताएंगे साथ इसका यूज़ क्या है। तो इसका यूज़ ये है कि हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में चेंज कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स याद रखना, न्यूट्रॉन या कोई भी इस तरह का डिके करके हम एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट्स में चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो चेंज इन एलिमेंट्स होता है ये हाईली अनस्टेबल प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे अब हम गोल्ड भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, गोल्ड भी प्रिपेयर किया जा सकता है आर्टिफिशियल मैनर से, लेकिन वो गोल्ड को प्रिपेयर करने के लिए जो आपने मेथड अप्लाई करना है, एक तो वो इतना कॉस्टली है कि वो गोल्ड की असल प्राइस से बढ़ जाता है, दूसरा वो गोल्ड इतना अनस्टेबल होता है कि वो डिके हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करके हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में चेंज कर सकते हैं और इसके फायदे मेडिकल फील्ड में, केमिस्ट्री में और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हैं। तो देख लेते हैं, जब एक फास्ट न्यूट्रॉन आके टकराता है किसी भी एलिमेंट से, सपोज कर लें यहाँ पे जो उसने एग्जांपल ली है वो उसने नाइट्रोजन की ली है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14। तो ये नाइट्रोजन से जब आके टकराएगा तो ये बोरोन में कन्वर्ट हो जाएगा। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है और एटॉमिक मास 11 है, और साथ में देखें 14 और 1 ये टोटल 15 बनता है। तो साथ में यहाँ पे अल्फा डिके होगा 2 4, यू कैन चेक, 5 को 2 में सम करो तो 7 बनता है, यहाँ पे 7 जमा 0 तो 7 ही बनता है, 14 + 1 तो ये 15 बनता है, यहाँ पे भी 11 + 4 तो ये भी 15 ही बनता है। तो यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट्स, हमने फास्ट न्यूट्रॉन का यूज़ करके नाइट्रोजन को बोरोन एलिमेंट में कन्वर्ट कर लिया और इस डिके का नाम है अल्फा डिके, क्योंकि ये जो पार्टिकल यहाँ से निकला है दिस इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल, तो ये कहलाएगा अल्फा डिके। अब हम आते हैं स्लो न्यूट्रॉन्स पे। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये फास्ट न्यूट्रॉन्स इतने ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है जितना कि स्लो न्यूट्रॉन्स हैं। तो स्लो न्यूट्रॉन्स की जो एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी जो होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, ओके। इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा या कम भी हो सकती है, लेकिन राउंड अबाउट ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इनकी एनर्जी होती है स्लो न्यूट्रॉन्स की। अब स्लो न्यूट्रॉन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं, इसके यूज़ में हम देख लेते हैं, ये भी प्रोजेक्टाइल के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। तो सपोज करें हमारे पास कॉपर एक एलिमेंट है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, ये ट्रांजिशन मेटल है और इसका एटॉमिक मास 65 होता है। जब इस पे आके स्लो न्यूट्रॉन बम्बार्ड होगा ना तो ये कॉपर ही रहेगी Cu29, लेकिन इसका एटॉमिक मास बढ़ के कितना हो जाएगा 66। मैं भी आपको बता के हटा था कि जो एटॉमिक मास है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। तो जैसे ही एटम के अंदर एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा होगा तो एटॉमिक मास 65 से बढ़ के 66 हो जाएगा और साथ में यहाँ से गैमा रेडिएशन खारिज होंगी, दीज आर गैमा रेडिएशन। तो इसका मतलब ये वाला जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक होगा, इसमें बहुत सारी एनर्जी जो है वो खारिज होगी। लेकिन ये जो कॉपर है 66 ये हाईली अनस्टेबल है, दिस कॉपर 66 इज अनस्टेबल एक्चुअली। तो ये फर्दर डिके होके अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। तो अब देख लेते हैं किस तरह से ये अपने आप को स्टेबल करेगा। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं एक्सप्लेन करके कि जो कॉपर 66 है, देखें कॉपर 66 और 29, इसके ऊपर मैं स्टार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये अभी अंडर डिके है, अभी अंडर प्रोसेस है। देखिए इसमें जो एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आ गया था स्टूडेंट्स वो होगा डिके, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जब कोई न्यूट्रॉन डिके होता है उससे प्रोटॉन बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है और न्यूट्रिनो बनता है। तो अब देखें ये जो एक्स्ट्रा 66 न्यूट्रॉन है 65 के बाद जो ऐड हुआ है ये होगा डिके। जैसे ये न्यूट्रॉन डिके होगा तो एटॉमिक नंबर देखें, न्यूट्रॉन जब डिके होगा ये देखें न्यूट्रॉन से क्या बनेगा एक प्रोटॉन, जैसे ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। दोबारा देख लें, न्यूट्रॉन ने किस में कन्वर्ट होना है प्रोटॉन में, तो जैसे ही न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनेगा तो क्या होगा कि एक प्रोटॉन जब ज्यादा हो जाएगा, पहले 29 प्रोटॉन थे अब ये बढ़ के 30 हो जाएंगे तो एटॉमिक नंबर भी तो बढ़ जाएगा ना स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल यही होगा, कॉपर का एटॉमिक नंबर चेंज होके 29 से कितना हो जाएगा 30, और 30 जो एटॉमिक नंबर है वो जिंक का होता है तो एलिमेंट चेंज हो गया। याद रखिएगा जब एटॉमिक मास चेंज होता है ना स्टूडेंट्स तो तब एलिमेंट चेंज नहीं होता,
क्योंकि ये आइसोटोप्स की मद में आ जाता है, आइसोटोप बन जाते हैं। लेकिन जब एटॉमिक नंबर चेंज होता है तो एलिमेंट चेंज हो जाता है। तो कॉपर किस में चेंज हो गई है? जिंक के अंदर। लेकिन याद रखना एटॉमिक मास यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। द रीजन इज बिहाइंड बिकॉज अगर एक न्यूट्रॉन कम हुआ है तो एक प्रोटॉन ज़्यादा हुआ है, तो एटॉमिक मास पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। स्टूडेंट्स आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि न्यूट्रॉन डिके होकर प्रोटॉन में चेंज हुआ ना, इसलिए एटॉमिक नंबर बढ़ गया। क्या एटॉमिक मास पे कोई फर्क आएगा? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम के बराबर है। अगर एक न्यूट्रॉन कम हुआ है तो प्रोटॉन भी तो बढ़ गया है ना, तो लिहाजा एटॉमिक मास वही रहेगा जो पहले 66 था। और साथ में अब आप देखो, सिर्फ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन तो नहीं बना, साथ में इलेक्ट्रॉन बना और न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा, लेकिन जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से निकल जाएगा। और बेटा इसको कहते हैं बीटा डिके। बीटा डिके, ये जो पार्टिकल निकला है ये बीटा पार्टिकल है और ये नेगेटिव डिके है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये पॉजिट्रॉन भी होता है, प्लस वाला भी, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव वाला है, इसलिए इसको माइनस बीटा डिके बोलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहली 3 प्रॉपर्टीज थी जिसमें आपने सीखा न्यूट्रॉन कैसे डिके होता है। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में डिके होता है। फास्ट न्यूट्रॉन क्या होते हैं, कैसे एलिमेंट चेंज होता है। स्लो न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, कैसे एलिमेंट चेंज होता है। और फिर हमने कॉपर को जिंक में मैंने आपको कन्वर्ट करके बीटा डिके में बताया भी। तो इसके बाद आपने जो काम करना है वो ये होगा, कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। आपने बताना है कि ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये किसी गैस को आयनाइज नहीं कर सकते। द रीज़न कि ये चार्ज नहीं है। देखें, जो हमारे पास कैथोड रेज थी जो बाद में इलेक्ट्रॉन बन गई, वो गैस को आयनाइज कर सकती हैं। पॉजिटिव रेज भी गैस को आयनाइज कर सकती हैं, लेकिन न्यूट्रॉन गैस को आयनाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये न्यूट्रल हैं। चौथी प्रॉपर्टी भी आपने याद रखनी। 5वीं प्रॉपर्टी, न्यूट्रॉन की पेनिट्रेटिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। किसी भी चीज़ के अंदर सराहियत यानी घुस जाने की सलाहियत न्यूट्रॉन्स की सबसे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ये चार्ज नहीं है, ओके, न्यूट्रल होते हैं। और आखिरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे पास पैराफिन वैक्स हो ना, पैराफिन वैक्स यानी मोम, इन वेरी सिंपल वर्ड, जिस तरह मोमबत्तियाँ होती हैं वो पैराफिन वैक्स की बनी होती हैं। अगर हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट पैराफिन वैक्स पे करते हैं तो प्रोटॉन बन जाते हैं। क्लियर हुई बात? दोबारा समझ लें, जब न्यूट्रॉन बम्बार्ड होते हैं किसी पैराफिन वैक्स के ऊपर तो प्रोटॉन एक्सपेल होते हैं। जैसे देखो, न्यूट्रॉन डिके होकर क्या बना था? प्रोटॉन। ये ऐसे ही डिस्कवर हुआ था क्योंकि जब न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया गया था पैराफिन वैक्स के ऊपर तो उससे प्रोटॉन एक्सपेल हुए थे। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सीखा न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए और उसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा। आपने इसको ज़रूर अपनी नोटबुक पर नोट कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।